तो अपने रिएक्ट के रोड मैप के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही एक प्यारा सा डिटेल सा रोड मैप मैंने आपको दिया था प्लेलिस्ट के 3rd या 4th लेक्चर में, आई बिलीव, आप देख लेना। ये वाला लिंक भी मैंने दे दिया था और नॉर्मल PDF फॉर्मेट में भी था। तो यहाँ पे ये जो रोड मैप आपको दिख रहा है, इस रोड मैप के अकॉर्डिंग ही अभी तक हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो ये JS वाला पोर्शन मैंने आपको बोला था देख लेने, आपने देख भी लिया था। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट ही है। फेज 2 में अभी हम लोग, ध्यान से देखो, फेज 2 में है। बहुत लोगों को लगता है डिटेल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या कहाँ बेसिक में है, किस तरीके से है। तो एक बार रोड मैप पे फोकस करो, आपको तब पता चलेगा। तो फेज 2 में अभी हम लोग ये CLI टूल वीट से कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये सब हमने देख लिया, फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया है। अभी हम लोग है कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट्स में भी मैंने कंपोनेंट्स का डिटेल आइडिया आपको नहीं दिया है, मैंने पहले JSX बता दिया है। JSX इसलिए मैंने आपको बता दिया है क्योंकि कंपोनेंट्स जब हम लोग देखेंगे ना, तो वहाँ पे JSX का यूज हो रहा होगा। अब मैं वहाँ पे आपको JSX एक्सप्लेन करूँ, इससे पहले मैंने आपको JSX ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग कंपोनेंट्स में डेप्थ में जाने वाले, इसी लेक्चर में कंपोनेंट्स में डेप्थ में जाने वाले हैं। प्रॉप्स का आइडिया लगेगा, स्टेट्स का आइडिया आपको लगेगा, और बहुत हद तक डेटा फ्लो का भी आइडिया लगेगा। सिर्फ आइडिया लगेगा, ठीक है। डेप्थ में जाना बाकी है, स्टेट्स वगैरह में जाएंगे। यहाँ पे आप लाइफ साइकिल वगैरह देख रहे हो, फेज 3 का पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि JSX में ऑलरेडी हम लोग डेप्थ में जा चुके हैं, बिहाइंड द सीन भी जा चुके हैं हम लोग। कंपोनेंट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली। हालांकि बेसिक तो मैंने लगभग सब बता दिया है। कंपोनेंट्स भी पूरा का पूरा बता दिया है, स्टेट्स, प्रॉप्स, डेटा फ्लो, हुक्स भी मैंने आपको बता दिया है, स्टाइलिंग भी बता दिया है, बहुत हद तक इवेंट हैंडलिंग भी बता दिया है, ठीक है। काफ़ी कुछ बता दिया है बेसिक अगर आप बात करो तो। बट अब डिटेल में जाना है तो डिटेल में JSX में ऑलरेडी हम लोग जा चुके हैं। अब कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कंपोनेंट्स को कैसे मैनेज करना है, क्या उसका इंटरनल मेमोरी होता है, कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। एंड प्रॉप, स्टेट्स, डेटा फ्लो का आइडिया लगेगा। बाकी आगे डिटेल में इस पर वीडियोज़ आ रही होगी। तो ये नहीं सोचना है कि अभी ही इतना सा ही कंपोनेंट्स था, खत्म हो गया। फिर उसके बाद हुक्स, स्टाइलिंग वगैरह पे हम लोग जाएंगे, एंड फिर लाइफ साइकिल वगैरह आगे 3rd फेज का पार्ट है, ठीक है। तो बड़े आगे बस मैंने क्लियर कर दिया आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे कि कुछ छूट रहा है या ऐसा कुछ भी। बहुत बढ़िया। तो हम लोग कोड बेस में आ जाते हैं फटाफट। ये है हमारा कोड, मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया। ये देखो, ये वीट वाला फोल्डर, और इसके पहले हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें कर ली है। तो ये वीट का एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, आप लोग भी कर लेना। एंड SRC के अंदर ये app.jsx में मैं भी हूँ, और पूरा क्लीन कर रखा है मैंने पहले से। ये सारी की सारी चीज़ें आपको आती है। मैं रन भी कर देता हूँ इसे। कैसे रन करते हैं जल्दी से बताओ, npm run dev। तो ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया रन, नहीं हुआ? ओके, पहले वीट वाले फोल्डर में तो जाओ। देखो वीट में नहीं है अभी हम लोग, रिएक्ट वाले फोल्डर में। ये रिएक्ट में, रिएक्ट के अंदर हमारा ये वीट वाला फोल्डर है। तो cd वीट, एंड फिर उसके बाद करेंगे npm run dev, और ये प्रोजेक्ट हमारा चलने लगेगा। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो दे देते हैं हेलो रिएक्ट पे रिएक्ट, ऑलराइट। ये देखो हेलो रिएक्ट पे रिएक्ट यहाँ पे आ चुका है। और अभी हम लोग अपने नोट्स में आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स होता क्या है, कंपोनेंट्स के बारे में आपको आइडिया तो लग ही चुका है। कंपोनेंट्स क्या होता है, रियूजेबल पीस ऑफ UI होता है। बट थोड़ा अच्छे से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो सबसे पहली बात तो अगर आपसे कंपोनेंट्स पूछा जाता है, तो कंपोनेंट्स आपका एक रियूजेबल पीस ऑफ UI होता है। फंक्शन नहीं बोलना है, कंपोनेंट्स। बहुत लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स फंक्शन है, मतलब कंपोनेंट्स है, फंक्शन ही कंपोनेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन और कंपोनेंट में बहुत मेजर डिफरेंस है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी ले रखी है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स इज ए रियूजेबल पीस ऑफ UI, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी रिएक्ट ऐप, कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स इंटरफेस। कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ रखी है। और अगर नहीं समझ में आया तो बहुत डेप्थ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। अब इसमें हम लोग कंपोनेंट्स किन किन चीज़ों को बोल सकते हैं। सबसे पहला तो आपका ये एक कंपोनेंट हो गया, मान के चलो ये आपका एक पहला कंपोनेंट है। ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है। फिर ये दूसरा कंपोनेंट आपके पास हो गया, और ये हो गया आपके पास तीसरा कंपोनेंट, ये हो गया चौथा कंपोनेंट, ठीक है। आपने कंपोनेंट बना लिया। और कंपोनेंट क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। कंपोनेंट इज ए रियूजेबल पीस ऑफ UI, यूजर इंटरफेस। दिखने वाली चीजें जो सुंदर सुंदर दिखती है ना आपको, जैसे ये दिख रहा है आपको, इस तरीके का UI बना हुआ है। तो इस तरीके का जो एक UI है, इसको हम लोग एक कंपोनेंट बोल रहे हैं। ये जो दूसरा UI, दूसरा डिजाइन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग दूसरा कंपोनेंट बोल रहे हैं। ये तीसरे तरह का UI को हम लोग तीसरा कंपोनेंट बोल रहे हैं। चौथे तरह का UI को चौथा कंपोनेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना। तो ये एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट।
अब ये जो कंपोनेंट हमने बनाया है, अब इस कंपोनेंट को कंबाइन कर सकते हैं हम लोग किस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा एक यूजर इंटरफेस बना सकते हैं कंपोनेंट को कंबाइन करके पूरा का पूरा। तो ये पहला कंपोनेंट को हमने देखो यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये दूसरे वाले कंपोनेंट को यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, यूज कर लिया हमने। फिर जो हमने तीसरा वाला कंपोनेंट बनाया था उसको हमने यहाँ पे 2 बार यूज कर लिया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। 2 बार सिर्फ यूज किया है, बनाया एक ही बार है कंपोनेंट, ध्यान से देखो, बनाया एक ही बार, इसको यूज 2 बार किया है। तो कंपोनेंट का ये भी एक फायदा है कि आप एक बार बनाओ, मल्टीपल टाइम यूज करो, डोंट रिपीट योरसेल्फ वाला जो प्रिंसिपल है वो आपका यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो होता है। प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है डोंट रिपीट योरसेल्फ। अभी सोचो ये कंपोनेंट नहीं होता तो आपको बार बार ये कोड लिखना पड़े, एक बार यहाँ पे कोड लिखते, फिर एक बार यहाँ पे कोड लिखते, तब जाके आपका यूआई बनता। लेकिन ऐसा नहीं, आपने एक कंपोनेंट बना दिया, यहाँ पे यूज कर रहे हो, यहाँ पे यूज कर रहे हो। उसी तरह ये कंपोनेंट आपने बना दिया, यहाँ पे यूज कर रहे हो, आगे कभी यूज पड़ेगा तो वहाँ पे भी यूज कर लेंगे। फिर ये एक कंपोनेंट आपने जो बनाया था वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, दूसरी बार यहाँ पे यूज कर रहे हो, बस यूज कर रहे हो, दोबारा से कोड नहीं लिखना है, बस यूज कर रहे हो। फिर ये जो चौथा वाला कंपोनेंट है इसको एक बार यहाँ पे यूज कर रहे हो, एक बार यहाँ पे यूज कर रहे हो, एक बार यहाँ पे यूज कर रहे हो। देख रहे हो, एक बार आपने बना दिया एक पीस ऑफ यूआई, क्या बोल रहा हूं मैं, एक पीस ऑफ यूआई, यूजर इंटरफेस, एक पीस ऑफ यूआई, दिखने वाला कुछ एक यूआई आपने बना दिया, पीस ऑफ यूआई, उसको बार बार आप यूज कर रहे हो। तो जो पीस ऑफ यूआई है, ये जो आपका एक पीस ऑफ यूआई है, आपका एक कंपोनेंट है। ऑलराइट, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये एक कंपोनेंट है, ये जो पूरा पूरा भी आपने क्रिएट किया ये भी एक कंपोनेंट बन गया। तो कंपोनेंट छोटा भी हो सकता है, छोटे छोटे कंपोनेंट को मिला के एक बड़ा कंपोनेंट भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये डब्बा डिब्बी देखेंगे। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आप समझ ही गए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो ये जो एक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लड़की दिख रही है। अरे पूरा पूरा देखो तो यहाँ पे एक फोटो है, लड़की देख रहे हो, पूरा एक फोटो है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे रेटिंग कुछ दे रखा है, फिर ये टाइटल हो गया आपका, फिर यहाँ पे आपका कुछ डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ प्राइस दे रखा है ना। ये वाला ध्यान से देखो, इसमें इतना ही दे रखा है। फिर उसके बाद ये वाला ध्यान से देखो, इसमें भी उतना ही है क्या, एक फोटो है, फिर रेटिंग है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद प्राइस है। फिर ये वाला भी ध्यान से देख लो, इसमें भी फोटो है, रेटिंग है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है। सब सेम लग रहा है क्या? अगर फोटो अलग अलग ना होते, सब में फोटो सेम होते, सब सेम यूआई है, मैं कह सकता हूँ क्या ये एक कंपोनेंट है, बस इसी कंपोनेंट को हम यूज यहाँ पे भी कर रहे हैं और डेटा चेंज कर दे रहे हैं। ऐसा मैं कह सकता हूँ ना, ये कंपोनेंट को हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, डेटा बस चेंज कर दे रहे हैं। यूआई सेम है, कंपोनेंट मैंने क्या बोला, पीस ऑफ यूआई, तो यूआई सबका सेम है, बस डेटा चेंज कर दे रहे हैं। तो ये भी सब कंपोनेंट है क्या? डेफिनेटली। एक कंपोनेंट हमने कहीं पे बना के रख दिया है, बार बार यूज कर रहे हैं, डेटा चेंज कर करके। ओके, तो ऐसे कंपोनेंट को यूज करते हैं क्या कि एक बार हमने बना दिया, बस डेटा चेंज करते जा रहे हैं, यूआई हमें बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बोलना चाह? हाँ एग्जैक्टली। यूआई बनाना मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स यूआई भी हो सकते हैं। जैसे ये तो एक छोटा सा कार्ड है। अच्छा, आप खुद सोच के देखो, ये कार्ड आपको बार बार कोड लिखना पड़ता है। एक बार कोड आप यहाँ पे लिख के बना रहे हो, एक बार कोड आप लिख के यहाँ पे बना रहे हो, एक बार कोड आप लिख के यहाँ बना, कितना लंबा कोड हो जाता, ठीक है, बहुत ही गंदा कचरा सा लगता है एकदम। वहीं आपने एक कंपोनेंट बना दिया, वही सेम कोड आपका लिखा हुआ है, बस डेटा चेंज कर दे रहे हो और यहाँ पे आपके सारे के सारे लिस्ट हो गए प्रोडक्ट। फिर हो सकता है ये पूरा का पूरा कैटेगरी वाला सेक्शन आपका एक कंपोनेंट हो, उसमें भी ये हो सकता है ये वाला जो एक छोटा सा आपने बना रखा है टिक बॉक्स, ये आपका एक कंपोनेंट हो, उसी को बार बार आप यूज कर रहे हो। देखो सब तो सेम ही है, बस डेटा चेंज है, इसमें टिक हो रखा है, इसमें नहीं हो रखा है। फिर हो सकता है ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट हो, उसमें भी ये छोटा वाला एक कंपोनेंट हो, वही छोटा वाला यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, और ये छोटे 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 को मिला के ये पूरा एक बड़ा कंपोनेंट बन रखा है। यहाँ पे भी एक पूरा एक बड़ा कंपोनेंट बन रखा है, ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है। फिर उसके बाद ये जो नैव बार आपको दिख रहा है, ये एक मिनट रुक जाओ, ये अरे यार क्या हो जाता है, स्केल नहीं चाहिए, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, चल क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम हो गया, इसको फिक्स करना पड़ेगा अब। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। तो ये जो आपके पास एक नैव बार दिख रहा है, ये भी आपका पूरा का पूरा क्या है, एक कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, फिर इस कंपोनेंट्स को मिला के आपने ये पूरा का पूरा एक पेज क्रिएट कर लिया। छोटा छोटा कंपोनेंट आपने बनाया, जोड़ दिया, एक पेज बन गया। अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड इसको मैं फिक्स कर लूँगा पहले ये पेन ड्राइव वाला प्रॉब्लम को।
फिक्स कर लेता हूँ, अदरवाइज़ पढ़ाने में थोड़ा सा इरिटेशन होगा। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ठीक है, तो अभी ये परफेक्ट काम कर रहा है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो ये वाला एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये देखो ध्यान से। ये यूआई भी आपको 3 बार यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिखेगा। यूआई रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स वो एक सिंगल कंपोनेंट है, बस कंपोनेंट को हम लोग वापस से यूज कर रहे हैं डेटा चेंज करके। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है ये कंपोनेंट हो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना पूरा रेंज, यहाँ पे मूव करके हम लोग रेंज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये भी हो सकता है पूरा का पूरा एक कंपोनेंट हो, ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट हो। फिर यहाँ पे ये जो सर्च बार है ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट हो। फिर यहाँ पे ये पूरा कंबाइंड एक कंपोनेंट हो। ये बार बार पता नहीं ये सिलेक्ट हो जाता है पूरा, इसलिए वजह से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये पूरा एक कंपोनेंट हो, ये पूरा का पूरा ये जो आपको दिख रहा है नैप बार, ये कंपोनेंट हो, उसमें एक सिंगल कंपोनेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स को कंबाइन करके आप एक बड़ा यूआई बना सकते हो। फायदा ये होगा कि उस छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कंपोनेंट्स बना के रखो, जहां जरूरत पड़े यूज करते जाओ, बार बार कोड को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि इस कोड को बार बार रिपीट करना है, इससे बेटर आप एक कंपोनेंट बना लो, कंपोनेंट को यूज करते जाओ। अब करना कैसे है वो देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपोनेंट वगैरह। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या हो गया, एक रियूजेबल पीस ऑफ यूआई टर्म पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, रियूजेबल पीस ऑफ यूआई। फंक्शन और कंपोनेंट में बस ये मेजर डिफरेंस है। फंक्शन में हम लोग यूआई डिफाइन नहीं करते, कंपोनेंट्स में हम लोग रियूजेबल पीस ऑफ यूआई डिफाइन करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी रिएक्ट ऐप, या कंबाइन करके हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटरफेस भी बना सकते हैं। कैसे, आओ देखते हैं कोड में। बहुत ही बढ़िया, तो ये हमारा कोड रन हो रहा है। ऑल राइट, अभी ये देखो, ये जो आपका एक ऐप है ये भी तो एक कंपोनेंट ही है ना। मैंने आपको बताया था ये ऐप आपका ये, हाँ, main.jsx में ये देखो ऐप को आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये कंपोनेंट अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देख रखा है, जाके देख लेना। यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं करूँगा क्या, कंपोनेंट समझाने के लिए मैं कंपोनेंट बनाऊँगा, डेफिनेटली कंपोनेंट समझाने के लिए मैं कंपोनेंट बनाऊँगा। तो यहाँ पे मान लो मुझे एक कुछ कार्ड टाइप का या स्क्वायर टाइप का कुछ अभी रैंडम सा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो कंपोनेंट भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, लेकिन फंक्शन को कंपोनेंट कहना बहुत ही गलत बात है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन ही बना रहा हूँ, फंक्शन, और यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ स्क्वायर। कंपोनेंट का नाम हमेशा स्टार्टिंग होना चाहिए कैपिटल लेटर से। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बस देखो अभी एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, यूआई। कंपोनेंट क्या है, रियूजेबल पीस ऑफ यूआई। तो मैं यहाँ पे एक यूआई डिफाइन करता हूँ। यूआई क्या डिफाइन करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम बेसिकली स्क्वायर। ठीक है, और इसको CSS में आके app.css में यहाँ पे सबसे नीचे में डॉट स्क्वायर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बेसिक चीज़ें आ रही है ना कि app.css में मैं यहाँ CSS क्यों लिख पा रहा हूँ, app.jsx में मैंने यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे क्लास नेम दिया और CSS क्यों लिख पा रही है। तो मैं बेसिक मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे देखो इंपोर्ट कर रहे हैं app.css, तो app.css में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा होगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया स्क्वायर और यहाँ app.css में मैं इसको कुछ स्टाइल दे दूंगा। लाइक मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल और बीजी कलर दे देता हूँ रेड। तो ये देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है, आ जाओ। अभी तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको यूज़ ही कहाँ किया है। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को यूज़ कैसे करेंगे, तो इस तरीके से आपको पता ही होगा, स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह सेल्फ क्लोजिंग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली इस तरीके से SQUARE। सजेशन क्यों नहीं दे रहा है ये, SQUARE। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी आपका ये काम करेगा। ये देखो एक स्क्वायर आपके पास आ गया। थोड़ा साइज छोटा कर दे क्या, या ये जूम हो रखा है। ठीक है, इतना काफ़ी है। और यहाँ पे आके अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। 100। तो ये एक हमारा UI बन गया। अब ये UI तो हमने छोटा सा एक बनाया, छोटा सा UI बनाया। हो सकता है UI बहुत बड़ा हो। अब अगर उसको बार बार आपको बनाना है तो क्या करना होगा, बार बार कोड लिखना पड़ेगा। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है, ये आपने कंपोनेंट बना दिया, स्टाइल इसमें आपने जो भी, चाहे टेलविंड CSS से करो चाहे नॉर्मल CSS से करो, आपने स्टाइल कर दिया। अब इस कंपोनेंट को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से करो या उससे बेटर है यहाँ सेल्फ क्लोजिंग, इस तरीके से करो। ये एक बार आपने यूज़ किया तो ये एक बार कंपोनेंट यूज़ हो रहा है। आप मल्टीपल टाइम्स इस कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हो, ये देखो मल्टीपल टाइम्स आपके पास वो कंपोनेंट आ गया। आप चाहते हो इसमें मार्जिन बॉटम से कुछ गैप देना, मार्जिन बॉटम, तो एक में दोगे सब में लग जाएगा। देख रहे हो कितना फ़ायदा है, आपने एक में दिया सब में अप्लाई हो गया।
ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स का फायदा है कि अगर कंपोनेंट्स में कहीं आपके पास बग दिख रहा है तो आपको हर जगह चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने रिपीट किया ही नहीं है। एक जगह आप चेंज करोगे कंपोनेंट में, सब जगह वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे फायदे हैं, सब कुछ मैंने नोट्स में भी दे रखा है, आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो कंपोनेंट आपको बहुत हद तक समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स में आपके पास दो तरह सब कुछ बताऊंगा, बट यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन ले जाना चाहता हूँ। अगर ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट उससे पहले छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि फंक्शन और कंपोनेंट्स, जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि फंक्शन और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है, वो आपको आइडिया लगता चले कि हाँ ये डिफरेंस हो सकते हैं। आपको सोचना है कि फंक्शन में क्या हम ये कंपोनेंट्स में जो भी अभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको सोचना है कि क्या फंक्शन में हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इसलिए कंपोनेंट्स बेटर है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर आपका अपर केस में होना चाहिए। अगर स्मॉल में कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी डेफिनेटली। यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे अगर आप इसको स्मॉल एस कर दो, कुछ ज़्यादा डिलीट कर दिया क्या मैंने, इसको हटाओ एंड यहाँ पे स्मॉल एस कर दो, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको। कंट्रोल शिफ्ट आई अगर मैं आप यहाँ पे करूँ तो द टैग स्क्वायर इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन दिस ब्राउजर इफ यू मीन टू रेंडर ए रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट इट्स नेम विद एन अपर केस लेटर। ये खुद कह रहा है कि अगर आपका मतलब रिएक्ट कंपोनेंट से है तो यार भैया प्लीज़ अपर केस लेटर से स्टार्ट करो। अगर आपका नॉर्मल HTML से मतलब है तो इस तरीके से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया इस तरीके से भी लिख सकते हो SQUARE। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल टैग हो गया ना, स्क्वायर, ये तो नॉर्मल टैग जैसा लग रहा है। यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर आपका मतलब रिएक्ट कंपोनेंट से है तो प्लीज़ स्टार्टिंग लेटर जो है आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। वहीं अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर दूँ तो यहाँ पे आप देखो ये सारा एरर आपका गायब हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको एक डब्बा मिल रहा होगा। रिलोड करते हैं, ये देखो एरर चला गया और यहाँ पे आपको स्क्वायर वाला डब्बा मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब फंक्शन के केस में देखते हैं। तो फंक्शन तो हमारा नॉर्मल फंक्शन है, और फंक्शन में आपने कभी देखा है क्या कि स्टार्टिंग लिख सकते हैं, स्टार्टिंग लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं फंक्शन में, लेकिन जनरली जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैमल केस ही बोलते हैं ना, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल, उस तरीके से आप देख लेना, केस वगैरह आप देख लेना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्मॉल में फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे फंक्शन को एज अ कंपोनेंट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, लेकिन एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ JSX हम लोग लिख रहे हैं, अग्री करते हो इस बात से, यहाँ हम लोग JSX लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना होता है, मैंने आपको कल ही बताया था, 2 लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्चुअली आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती है। तो फंक्शन कॉल तो हम कर ही सकते हैं डेफिनेटली, तो ये फंक्शन कॉल हम यहाँ पे कर देते हैं। अब क्या ये काम करेगा? वाओ, अभी ये काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है। तो नॉर्मल फंक्शन की तरह भी तो हम इसे यूज़ कर सकते थे, कंपोनेंट्स की तरह ही क्यों कर रहे हैं? नॉर्मल फंक्शन की तरह भी तो ट्रीट कर सकते थे। और एक बात, फंक्शन में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हम JSX लिख रहे हैं। नॉर्मल फंक्शन में हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी आप कर रहे हो नॉर्मल फंक्शन में पहले जैसे करते थे जावा स्क्रिप्ट में, वैसे ही करना है। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि नॉर्मल फंक्शन में हम JSX लिख रहे हैं। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कंपोनेंट बना रहे हो तो यहाँ पे कैपिटल लेटर रखो एंड कंपोनेंट की तरह यूज़ करो। अगर फंक्शन बना रहे हो तो स्मॉल लेटर में रखो एंड यहाँ पे JSX वगैरह लिखने की कोई नीड नहीं है। हालांकि ऐसे भी आप कर सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। देखो काम कर रहा है ये। तो सवाल आता है कि कंपोनेंट्स फिर यूज़ ही क्यों करें? नॉर्मल फंक्शन की तरह कर सकते हैं तो कंपोनेंट्स बनाया ही क्यों गया? कंपोनेंट्स वाली चीज़ें यहाँ पे लाई ही क्यों गई? नॉर्मल भी तो हम फंक्शन बना के यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते थे, ये तो काम कर ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिक्कत वाली बात आपको आगे समझ में आएगी जब मैं आपको प्रॉप्स वगैरह का आइडिया दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे भी मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। यहाँ पे 2 डिव मैंने बना दिया। ठीक है, इसको इस तरीके से फ्रैगमेंट में रैप कर देते हैं। ये बन गया हमारा 2 डिव, 2 स्क्वायर है बेसिकली। ठीक है, स्क्वायर भी हटा दो, हटा दे क्या? नहीं, स्क्वायर रहने दो, स्क्वायर के अंदर ही सिंपल रखते हैं बिल्कुल इस तरीके से। ये तो जैसा था पहले वैसा ही है। इसके अंदर यहाँ पे एक H1 हमारा हो गया, ये दूसरा H1 हो गया, और यहाँ पे कुछ हम लोग
पैरामीटर लेते हैं। फंक्शन के हिसाब से तो पैरामीटर ही होता है, कंपोनेंट्स के हिसाब से हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं, फंक्शन के हिसाब से तो यहाँ पे पैरामीटर ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर यहाँ पे लेते हैं, ये हो गया हमारा पैरा 1 और ये हो गया हमारा पैरा 2, पैरामीटर 2। तो पैरामीटर 1 में जो आ रहा होगा वो हम यहाँ दिखा देंगे और पैरामीटर 2 में जो हमारा आ रहा होगा वो हम यहाँ दिखा देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नॉर्मल फंक्शन की तरह भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कंपोनेंट तो भूल जाओ, कंपोनेंट में तो अभी नहीं जा रहे उतना, कंपोनेंट हमने ओवरऑल ऊपर देख लिया। अभी नॉर्मल फंक्शन में आपको बता रहा हूँ कि क्या परेशानी आपको आगे आ सकती है जिसकी वजह से कंपोनेंट्स को लाया गया। तो यहाँ पे पैरामीटर 1 दिया मैंने, यहाँ पे पैरामीटर 2 दिया। तो यहाँ पे पैरामीटर 1 में जो भी आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग JSX लिख रहे हैं तो यहाँ पे पैरा 1 जो भी वेरिएबल है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पैरा 2 पैरामीटर 2 जो भी यहाँ पे वेरिएबल उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड भी करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं भेजता हूँ हेलो और फिर मैं यहाँ पे भेजता हूँ वर्ल्ड और यहाँ पे आके देखते हैं क्या आ रहा है। देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, या साइज़ मैं हटा ही देता हूँ, विड्थ हाइट, और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब अगर मैं ये पैरामीटर पलट दूँ, यहाँ पे वर्ल्ड कर दूँ और यहाँ पे हेलो कर दूँ, तो यहाँ पे वर्ल्ड और यहाँ पे हेलो आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर अलट पलट कर दूं तो ये अलट पलट भी हो जाता है। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वाले प्लेस पे मुझे क्या लिखना है, दूसरे वाले प्लेस पे मुझे क्या लिखना है, तीसरे वाले प्लेस होल्डर पे मुझे क्या लिखना है। उसी हिसाब से यहाँ पे आपका कंपोनेंट डिज़ाइन हो रहा होगा। और कंपोनेंट तो अभी कहना ही नहीं है, नॉर्मल फंक्शन जहाँ पे हम लोग JSX लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये एक परेशानी आपको समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, और जो भी है आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि फंक्शन का कोई खुद का मेमोरी भी नहीं होता है, कंपोनेंट का यहाँ पे मेमोरी दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगी। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ये आप ध्यान में रखना जो भी मैंने बताया कि प्लेस होल्डर बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट में जो देंगे वो फर्स्ट में ही आएगा, सेकंड में जो देंगे वो सेकंड में ही आएगा, थर्ड में जो देंगे वो थर्ड में ही आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा और इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। ऑलराइट, मल्टीपल करना है तो मल्टीपल हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये था हमारा फंक्शन वाला अप्रोच, फंक्शन वाला अप्रोच। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये है हमारा कंपोनेंट वाला अप्रोच। और इसको और सटीक तरीके से लिखें, और सटीक तरीके से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं SQUARE एंड यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग, और इसको कैपिटल SQUARE कर देते हैं, या चलो थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, रेप्लिकेट कर देते हैं पहले तो, ठीक है। और ये फंक्शन वाला जो मैंने अभी आपको बताया इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको कैपिटल SQUARE कर देते हैं और बस हो गया। अब ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है, कैपिटल में हमने लिख दिया, कैपिटल में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा बन चुका है कंपोनेंट। अब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा, अभी हमारा बन चुका है कंपोनेंट। तो अब हम इसमें इस तरीके से नहीं ले रहे होंगे, पैरामीटर इस तरीके से नहीं ले रहे होंगे। तो कैसे ले रहे होंगे, कैसे ले रहे होंगे, याद करो, बेसिक में ही मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ले रहे होंगे की वैल्यू पेयर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लो मैं टाइटल इज इक्वल टू देना चाहता हूँ हेलो, ठीक है। और कुछ मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, टाइटल छोड़ो, यहाँ पे इस तरीके से नेम देते हैं मानस और कॉमा नी, एज देते हैं एज इज इक्वल टू 21, नंबर है तो इस तरीके से दे देते हैं, चलो 21, ठीक है। नेम मानस एज इज इक्वल टू 21। और यहाँ पे रिसीव कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको पता है एक प्रॉप ही मिल रहा होगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। यहाँ पे जो भी चीज़ें भेजेंगे हम लोग, चाहे नेम मानस भेज रहे हो, एज 21 भेज रहे हो, जो भी भेज रहे हो, की वैल्यू पेयर में यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसको आप प्रॉप्स बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, आप CLG करके देख भी सकते हो, प्रॉप्स। ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है तो आपको आइडिया लग रहा होगा। ये देखो, और 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका main.jsx में स्ट्रिक्ट मोड हटा दो। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे आप देखो ये नेम और एज आ रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो, अब आपका ये ऑब्जेक्ट में बेसिकली कंबाइन होके यहाँ पे आपको एज ए प्रॉप्स मिल रहा है। अब इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, कैसे, props.name और यहाँ पे props.age। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि मुझे इसको आगे पास करना है या पीछे पास करना है। जैसे मुझे इसमें हो रहा था कि प्लेस होल्डर में मुझे आगे पास करना है, पीछे पास करना है, ऊपर पास करना है, नीचे पास करना है, तभी ये इस तरीके से अरेंज होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं यहाँ पे नेम लिखूँ या फिर हटा के मैं पीछे नेम पास करूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे की वैल्यू पेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, नेम आपका ऊपर आ रहा है, एज आपका नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको आगे पीछे कहीं भी करूँ, सेम तरीके से ही आपका आ रहा होगा। ये देखो,
नेम आपका अभी भी ऊपर आ रहा है, एज आपका अभी भी नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी भेजा है एज अ प्रॉप्स भेजा है, यहाँ पे एज अ प्रॉप्स आपको मिल रहा है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग डीस्ट्रक्चर करके यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वो आपके किस पे डिपेंड करता है? ये की पे, ठीक है, की पे। यहाँ पे हम लोग की यूज़ कर रहे हैं, तो आगे लिखो, पीछे लिखो, कहीं भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो एक चीज़ आपका हो गया, और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कैमरा हिल गया हमारा, एक बार चेक भी करना पड़ेगा कहीं आगे पीछे ना हो गया हो। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आगे, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा होता है आपके पास क्लास कंपोनेंट। अब फंक्शनल कंपोनेंट ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट अब पूरा का पूरा फंक्शनल कंपोनेंट पे ही बेस्ड हो चुका है। क्लास कंपोनेंट तो कंप्लीटली हट चुका है, बहुत ही ओल्डर है अगर है ना कोड बेस आपका, तो ही आपको यहाँ पे क्लास कंपोनेंट यूज होता हुआ दिखेगा, अदरवाइज तो आपको फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज होता हुआ दिखेगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम डेफिनेटली फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में ही पूरा का पूरा रिएक्ट करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं क्लास कंपोनेंट नहीं बताऊंगा, क्लास कंपोनेंट बताऊंगा, लेकिन कोई सेपरेट लेक्चर में नहीं बताऊंगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, प्रोजेक्ट में मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स पे प्रोजेक्ट, फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करके प्रोजेक्ट बना दूंगा। फिर उसी प्रोजेक्ट को हम लोग क्लास कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेंगे। आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि पहले किस तरीके से यूज होता था, अभी किस तरीके से यूज होता है। बाकी बहुत ज़्यादा क्लास में जाने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल कोई नहीं पूछने वाला आपसे, प्रॉपर फंक्शनल कंपोनेंट पे रहेगा। और अगर कुछ पूछा जाता है तो वो जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा आपको कोई प्रोजेक्ट ही मिल गया है कि क्लास कंपोनेंट से फंक्शनल कंपोनेंट में ही शिफ्ट करना है, तो आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसका भी डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ है। फंक्शनल कंपोनेंट कर लोगे, क्लास कंपोनेंट में बहुत अलग नहीं है। क्लास अगर आपने जावास्क्रिप्ट में अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हम किस पे चर्चा करेंगे? फंक्शनल कंपोनेंट से। थोड़ा सा क्लास कंपोनेंट अभी भी बता दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट में प्रॉपर तरीके से हम लोग कन्वर्ट करके देख रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में। और पूरा का पूरा चर्चा किस पे करेंगे? फंक्शनल कंपोनेंट पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे थे, ये तो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट ही था, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट ही था। एक बार मैं आपको क्लास से कैसे बनाते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। क्लास से कुछ इस तरीके से बनाते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और ये स्क्वायर नाम का बनाना है कंपोनेंट, तो यहाँ पे स्क्वायर एक्सटेंड्स, अब किसे एक्सटेंड्स करेगा? तो कंपोनेंट को। एंड यहाँ पे कंपोनेंट हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझना है, ठीक है, समझाऊंगा ये प्रोजेक्ट में प्रॉपर तरीके से। स्क्वायर क्लास स्क्वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम कंपोनेंट, ऑलराइट। ये एक्सटेंड वगैरह आपने मुझे नहीं पता क्लास वाला आपने देख रखा है कि नहीं देख रखा है। जावास्क्रिप्ट में ही मैंने बताया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पूरा डिटेल में बताया था, प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे रेंडर करेंगे हम लोग, और बस जैसे इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे ना, वही बस ये आप रिटर्न कर दो, आपका काम हो जाएगा प्रॉपर। कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंटैक्स बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। बाकी दिस कीवर्ड वगैरह यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आ गई तो दिस कीवर्ड भी आ ही जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर आके देखो, रिलोड करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। स्क्वायर हमारा बन गया ना, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे कंपोनेंट को, 1 मिनट रुक जाओ, कोई कॉल कर रहा है, ठीक है। तो क्लास का यूज़ करके हमने यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया। एंड यहाँ पे हमारा कुछ एरर आ रहा है, एरर को स्क्वायर कंपोनेंट। अच्छा 1 मिनट रुको, यहाँ पे क्लास का यूज़ करके हमने कंपोनेंट तो बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने दिस यूज़ नहीं किया। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम आपको यहाँ पे करना होगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। एंड अब यहाँ पे आपका काम हो रहा होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं, एंड ये इस तरीके से हम लोग फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं। अब एग्जैक्टली कैसे होता है ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम कैसे करते हैं वो आपको अभी समझना भी नहीं है। एक प्रोजेक्ट बहुत ईजी है, बिलीव करो मेरे पे, बहुत ईजी है। एक प्रोजेक्ट में आपको फंक्शनल से बता दूंगा, अभी तक हम लोग फंक्शनली करते आ रहे हैं, आगे भी फंक्शनली करेंगे। एंड बीच में एक प्रोजेक्ट में आपको फंक्शनल से बता दूंगा, फिर उसके बाद क्लास में कन्वर्ट कर रहे होंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और जिनको क्लास वगैरह का आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो दो तरह के आपने कंपोनेंट्स देख लिए, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स, क्लास कंपोनेंट्स। मॉडर्न वे आपका फंक्शनल कंपोनेंट ही है, ओल्डर, बहुत ज़्यादा ओल्डर आप कह सकते हो क्लास कंपोनेंट। कुछ टाइम पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा में था क्लास कंपोनेंट, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आप देखोगे नया वाला, तो पूरा फंक्शनल कंपोनेंट पे बेस्ड है, क्लास का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअली में हम लोग कंपोनेंट्स में डाइव करते हैं और यूज़ क्या कर रहे होंगे? फंक्शनल कंपोनेंट्स,
ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया। फंक्शनल कमेंट दैट रिटर्न JSX, नो नीड्स फॉर दिस कीवर्ड का कोई यूज़ नहीं है, बहुत ही क्लीनर होता है। हुक्स वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लास कंपोनेंट में कुछ इस तरीके से करते हैं, ओल्डर स्टाइल है हमारा, रेंडर मेथड यूज़ करते हैं। और स्टिल सीन इन लेगेसी कोड बेस, बहुत पुराना कोड बेस है, तब जाके आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद हमारी और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखो प्रॉप्स वगैरह मैंने आपको बताया ही, अभी थोड़ा बहुत और देख लेते हैं प्रॉप्स पे कैसे काम करते हैं। स्टेट कंपोनेंट की मेमोरी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ देखते हैं, आगे और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लो, यहाँ पे हमारा फिनिश हो चुका है, प्रॉप्स डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक। ओके ठीक है, तो अब समझते हैं कि प्रॉप्स कैसे बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसी भी कंपोनेंट को डायनामिक बनाने के लिए। अब डायनामिक का सेंस क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी कंपोनेंट है तो सारे के सारे कंपोनेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ चाहो यूज़ कर सकते हो, एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, बट डेटा तो सब में सेम रहेगा। अब डेटा अगर आपको अलग अलग सब में चाहिए, डायनामिक चाहिए कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर पाए विथ ओन डेटा, तो यहाँ पे आपको प्रॉप सेंड करने वाला फीचर रिएक्ट प्रोवाइड करता है। अब कैसे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो SRC के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, कंपोनेंट्स नाम का, और कंपोनेंट्स में मैं एक सिंपल सा कार्ड कंपोनेंट बनाता हूँ, card.jsx RAFCE, ठीक है, ये हमारा बन गया कार्ड। और नन्हा मुन्ना सा फिर कार्ड बना लेंगे, क्लास का नाम दे देते हैं कार्ड। और कार्ड में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कार्ड में एक टाइटल दे देंगे, ठीक है, H1, यहाँ पे कुछ टाइटल आ रहा होगा और पैराग्राफ, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा। बस ये हमारा छोटा सा कार्ड है, कार्ड को स्टाइल कर लेते हैं। और कार्ड को कैसे स्टाइल करेंगे, अब डेफिनेटली app.jsx में हम यूज़ करने वाले हैं, तो app.jsx में तो app.css भी अप्लाइड है। अब CSS वगैरह का अगर आपको उतना नहीं आइडिया लग रहा है कि कहाँ यूज़ करने के लिए कहाँ इंपोर्ट करना होगा कैसे, तो वो सब आइडिया लग जाएगा। अभी फिलहाल के लिए app.css में आपको आना है, ठीक है। app.css यहाँ पे इंपोर्ट हो रखा है app.jsx में। app.jsx में हम लोग कार्ड को भी यूज़ करने वाले हैं, तो कार्ड में भी वो CSS अप्लाई हो जाएगा। मेरी बात पे भरोसा रखो और app.css में आके डॉट कार्ड, अब डॉट कार्ड क्यों, क्योंकि हमने कार्ड में क्लास नेम दिया है कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट कार्ड, और यहाँ पे स्टाइल कर देंगे, BG कलर दे देंगे लाइट सी ग्रीन, और पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा 30 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का। तो ये थोड़ा सा कार्ड जैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कार्ड जैसा लगेगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे आते हैं कार्ड में, और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। app.jsx में यूज़ करके भी देखते हैं, सारी चीज़ें मैंने कमेंट कर दी है, ये जो भी अभी हमने पढ़ा था सब कुछ कमेंट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे सबसे नीचे में आके थोड़ा सा क्लीन रखना चाहो तो आप बस इस पर फोकस करो, ऐप वाले पे, और यहाँ पे आके कार्ड को यूज़ कर लेते हैं, CARD कार्ड, और जैसे ही इंटर करोगे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट हो चुका होगा, और नहीं होता है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आ रही है कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी बार मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका होगा और अभी यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये देखो प्यारा सा कार्ड बन के नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिसमें टाइटल है और बस डिस्क्रिप्शन है। अब अगर मैं इसे रेप्लिकेट करूँ कुछ इस तरीके से, तो कार्ड में यूज़ तो कर पा रहा हूँ डेफिनेटली, मल्टीपल कार्ड्स में यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा और स्टाइलिश बना देते हैं इसे। यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं क्लास नेम ग्रिड, और यहाँ पे ग्रिड को सिलेक्ट करके डॉट ग्रिड, ठीक है, इसका डिस्प्ले कर देंगे ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर देंगे 3, और यहाँ पे देखते हैं ये कुछ अप्लाई हुआ या फिर नहीं हुआ। app.jsx में यहाँ पे क्लास नेम हमने ग्रिड दे रखा है, सही है, और app.css में यहाँ पे ग्रिड, बहुत बढ़िया, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ओह आई एम सॉरी 1FR। यहाँ पे मैं बार बार टेलविंड में घुस जाता हूँ, टेलविंड में ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी पड़ती है, तो रिपीट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। और क्या करता हूँ, गैप दे देता हूँ 20 पिक्सल का। तो अभी देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बहुत बढ़िया। स्टाइलिंग तो हमने कर लिया, अब स्टाइलिंग पे आपको फोकस करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कार्ड कंपोनेंट हमने बनाया, इस कार्ड कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेप्लिकेट करके यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सब सेम ही कार्ड है, डायनामिक नहीं बना पा रहे हैं इसे, सब में सेम ही डेटा है। ऐसे थोड़ी हमें यूज़ करना है, हो सकता है हमें इस कार्ड का डेटा चेंज चाहिए हो, यहाँ पे कुछ और चाहिए हो, यहाँ पे कुछ और चाहिए हो, यहाँ पे कुछ और चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास आता है प्रॉप्स।
ठीक है। आप यहाँ पे रिसीव करोगे प्रॉप्स और यहाँ पे सेंड करोगे प्रॉप्स। तो सेंड करते समय हम कैसे करते हैं, की वैल्यू पेयर में। लाइक मुझे टाइटल सेंड करना है तो की मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है। नेम की देना है, नेम दो, बस एक्सेस भी वहाँ उसी तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से की आप दोगे, जो भी की का नाम दोगे, एक्सेस भी वहाँ पे उसी नाम से करना है। तो लाइक मैं यहाँ पे टाइटल ही दे देता हूँ इसका, की का नाम, और टाइटल में मैं दे देता हूँ ये पहला कार्ड है, पहला। और डिस्क्रिप्शन में टाइटल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी, टाइटल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, नहीं, की का नाम में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और यहाँ पे ये हो गया पहला डिस्क्रिप्शन। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको इस तरीके से रेप्लिकेट करूँगा सब में, और यहाँ पे टाइटल चेंज कर लूँगा, पहला, दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, और ये चौथा, और ये पाँचवा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और डिस्क्रिप्शन सेम ही रहने देते हैं, चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज हुआ है, और डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, अभी इसको यूज़ कैसे करेंगे। ये जो प्रॉप्स हमने सेंड किया, अभी भी यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि हमने प्रॉप्स सेंड किया है बट यहाँ पे रिसीव करके यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। जो भी हमने की वैल्यू पेयर सेंड किया है ना, बस इतना ध्यान रखना कि वो आपका एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट बन के। ये जो भी आप यहाँ पे नाम दोगे वो एक ऑब्जेक्ट होगा। प्रॉप्स नाम दो, ऑब्जेक्ट ही नाम दे दो, फलना ढिमका, जो भी नाम दोगे वो ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स ही नाम दे देता हूँ। और प्रॉप्स में हमें क्या क्या मिल रहा होगा, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या मिल रहा है। आप यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको सब एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है जो आपने सेंड किया था, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, यहाँ पे करेंगे props डॉट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे props डॉट डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, उस तरीके से आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा, सॉरी, टाइटल तो चेंज हो ही गया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को डायनामिक बना सकते हैं प्रॉप्स के हेल्प से। ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट नहीं बनाना है, डायनामिक कंपोनेंट्स बनाना है। ऑलराइट, तो प्रॉप्स का क्या क्या फ़ायदा। सबसे पहले तो प्रॉप्स को आप प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो, वही प्रॉपर्टीज़ है ऑब्जेक्ट में, जैसे प्रॉपर्टीज़ हम लोग बोलते थे, ये भी प्रॉपर्टीज़ ही है, प्रॉप्स यहाँ पे नाम है। पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड में पास करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पेरेंट से चाइल्ड में तो पास कर लेते हैं, लेकिन चाइल्ड से अगर पेरेंट में पास करना हुआ बिना रिडक्स टूल किट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह के, कोई फालतू की अलग से कुछ नहीं करना है, कोर रिएक्ट का यूज़ करके आपको चाइल्ड से पेरेंट में पास करना है, कोर जावास्क्रिप्ट लॉजिक का यूज़ करके, तो कैसे करोगे, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो यही समझो, समझ में तो हालांकि आ ही गया होगा कि यहाँ पे आपका app.jsx है, ये ठीक है, ये पेरेंट है, उसके अंदर आपके पास कार्ड है, ये आपका चाइल्ड है। तो जब भी आप प्रॉप्स पास कर रहे होते हो, पेरेंट से चाइल्ड में पास कर रहे हो, तो आपने देखा पेरेंट में हम कार्ड को यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ से सेंड कर रहे थे कार्ड में प्रॉप्स। तो हमेशा पेरेंट से चाइल्ड में हम प्रॉप्स पास कर रहे होते हैं। अब इंटरव्यू में आपसे ये पूछ दिया जाता है कि अगर हमें चाइल्ड से पेरेंट में प्रॉप पास करना है तो कैसे करेंगे, और कोर जेएस का यूज़ करना है, कोर रिएक्ट का यूज़ करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह, रिडक्स टूलकिट कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अब वो सब के आपने नाम भी नहीं सुना है, खैर वो भूल जाओ, जावास्क्रिप्ट लॉजिक का यूज़ करके ये करना है, कैसे करेंगे। तो ये आप थोड़ा सोच के बताना, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लॉजिक लगना है, सोच लोगे अगर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपने जावास्क्रिप्ट कर रखा है। और नहीं सोच पा रहे हो तो टेंशन नहीं लेना है, प्रॉप्स वाला एक सेपरेट लेक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया था कि आने वाला है, उसमें सारी की सारी चीज़ें, ये सब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि अभी इसमें ये स्किप हो रहा है तो आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉप्स हमारा प्रॉपर्टीज़ हम इसे कह सकते हैं पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, अगर जनरली कहो तो पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, हालांकि चाइल्ड से पेरेंट में भी पास करने का तरीका है, लॉजिक हम बना सकते हैं। बाकी रीड ऑनली होता है, रीड ऑनली कहने का मतलब ये है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लाइक प्रॉप्स में जो टाइटल आ रहा है, प्रॉप्स डॉट टाइटल को आप चाहोगे कि चेंज करके कर दे अल्फा, तो आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आओगे ब्राउज़र में तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक एरर कि आप यहाँ पे कैन नॉट असाइन टू रीड ऑनली प्रॉपर्टी। रीड ऑनली प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। तो प्रॉप्स आपका क्या होता है, रीड ऑनली होता है। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना है आपको भूल से भी, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, अभी यहाँ पे एरर भी आपका जा चुका होगा। ठीक है, तो रीड ऑनली प्रॉपर्टी, प्रॉप्स मेक कंपोनेंट्स डायनामिक एंड रीयूजेबल। यही फायदा है प्रॉप्स का कि आप कंपोनेंट्स को डायनामिक बना सकते हो,
एक कंपोनेंट आपने एक यूआई बना दिया और उसमें आप डेटा चेंज करके मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, डायनामिक कंपोनेंट्स आपके बन गए। तो बहुत बढ़िया है प्रॉप्स, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब स्टेट समझते हैं, जो कि है कंपोनेंट की मेमोरी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अब ये वो चीज़ है जो आपको फंक्शन में तो नहीं मिलेगी, ठीक है। हालांकि प्रॉप्स वाला भी आपको फंक्शन में नहीं मिल रहा था, ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, वहाँ पे आप पैरामीटर ले सकते थे। तो एक तो प्रॉप्स हो गया, जो कि कंपोनेंट का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो आप, खासियत कह सकते हो, जो कि आपको फंक्शन में नहीं मिलता है, कंपोनेंट में मिलता है। फिर उसके बाद एक और खासियत है स्टेट वाला, कि कंपोनेंट के पास खुद की मेमोरी होती है। तो कंपोनेंट की मेमोरी को समझने के लिए आपको एक टर्म बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, वो है स्टेट। अब इसको इतना ज़्यादा ध्यान में रखना क्यों है? क्योंकि स्टेट मतलब ही होता है आपका डेटा, ठीक है। अब कंपोनेंट मेमोरी कहने का क्या मतलब है? कंपोनेंट के पास कुछ अपना डेटा होगा, हर कंपोनेंट का डेटा होगा। अभी हम लोग देख रहे थे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सब कंपोनेंट के पास अपना अपना डेटा था, प्रॉप सेंड कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर कंपोनेंट में ही कुछ वैसा कुछ काम करना है, उसका कुछ डेटा से रिलेटेड काम करना है, तो कैसे कंपोनेंट अपना मेमोरी परसिस्ट करेगा, किस तरीके से हम करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी स्टेट करती है। स्टेट, डेटा दैट चेंजेस इनसाइड स्टेट। अगर आपको स्टेट अच्छे से समझना है ना, तो स्टेट का मतलब आप सिंपल सा समझो, डेटा, कंपोनेंट का डेटा, एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट। कंपोनेंट का पहला कंपोनेंट का डेटा कुछ अलग होगा, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट का डेटा कुछ अलग होगा, तीसरा कंपोनेंट का डेटा कुछ अलग होगा, इसी तरह से चौथा कंपोनेंट का डेटा कुछ अलग होगा। तो ये जो डेटा है यही स्टेट है, पहला कंपोनेंट का स्टेट, दूसरा कंपोनेंट का स्टेट, तीसरा कंपोनेंट का स्टेट, ठीक है। तो स्टेट मतलब डेटा, कंपोनेंट का डेटा। अब प्रॉप्स के तरह तो आप सेंड कर ही सकते थे डेटा को, लेकिन और भी तरीके हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैनेज्ड विथ यूज स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स जो है, मैंने बताया दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें हम लोग यूज स्टेट का यूज करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टेट को मैनेज करने के लिए। और भी आगे बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टेट मैनेजमेंट एक अलग बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, बट अभी के लिए आप हर जगह यूज स्टेट ही यूज़ करोगे स्टेट को मैनेज करने के लिए, डेटा को मैनेज करें। जब भी मैं स्टेट बोलूँ आपको डेटा समझना है, डेटा मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और प्रॉप्स तो आपका एक्सटर्नल इनपुट होता ही है, एक्सटर्नल अगर बाहर से कुछ डेटा भेजना है तो उसके लिए तो आपके पास प्रॉप्स होता ही है, लेकिन इंटरनल कुछ आपको डेटा बनाना है तो उसके लिए आपका स्टेट होता है, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट के पास होता है डेटा। अब हो सकता है डेटा बाहर से भेजा गया हो, अगर बाहर से डेटा भेजा गया है तो वो होगा आपका प्रॉप्स, और अगर अंदर में ही कुछ आप अपना डेटा बना रहे हो तो वो आप स्टेट का यूज़ करके बना सकते हो, यूज स्टेट का यूज़ करके बना सकते हो। तो यही हो गया आपका स्टेट, डेटा, कंपोनेंट की मेमोरी। बहुत ही आसान है, कॉम्प्लेक्स कुछ है ही नहीं। स्टेट लोग बोलते हैं स्टेट 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 स्टेट, डेटा सिंपल डेटा है। अब बाहर से डेटा भेजो या अंदर में बनाओ, बाहर से भेज रहे हो प्रॉप्स है, अंदर में बना रहे हो स्टेट है, खुद का डेटा है। ऑल राइट, करके देखे क्या? चलो करके देखते हैं, मज़ा आएगा। आओ फटाफट यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो ये जो कार्ड हमने बनाया ना, चलो कार्ड में ही बाहर से तो हम डेटा भेज ही रहे हैं, ये देखो बाहर से तो डेटा भेज ही रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कार्ड के पास अपना भी कुछ डेटा हो, हर कार्ड के पास अपना भी कुछ डेटा हो, हर कार्ड के पास, ध्यान से सुना, हर कार्ड के पास। मैं जैसे ही कार्ड में कुछ यूज स्टेट से स्टेट या डेटा बनाता हूँ, वो हर कार्ड का अपना अपना डेटा होगा। अब इस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, बार बार मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट यही वो चीज़ है जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देती है। आप समझ नहीं पा रहे होते हो ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कार्ड का, हर कंपोनेंट का अपना अपना डेटा होता है। तो मैं यहाँ पे डेटा अगर बनाऊँगा तो कैसे बनाऊँगा, ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे स्टेट कॉमा सेट स्टेट करेंगे, या जो भी आप नाम देना चाहते हो। चलो एक काउंटर बना के देखते हैं, काउंट सेट काउंट दे देते हैं, काउंट, और यहाँ पे सेट काउंट। सेट काउंट क्या करता है? डेफिनेटली वैल्यू चेंज करता है। जो डेटा हमने बनाया ये काउंट वेरिएबल में आपका डेटा होगा, सेट काउंट से हम उस डेटा को चेंज कर सकते हैं और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सब जगह। कैसे करेंगे? यूज स्टेट, और मान लो इनिशियल डेटा हम दे देते हैं 0, ठीक है। इनिशियली काउंट का वैल्यू क्या है? 0, और यहाँ पे दिखा भी देते हैं h1, और यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे क्योंकि जावा स्क्रिप्ट लिखना है हमें, काउंट। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो सब में 0 है, तो आपको लगेगा कि सबका सेम डेटा है। क्या सबका सेम डेटा है? अभी मैंने बताया सबका अपना अपना डेटा होगा, सारे कंपोनेंट का अपना अपना डेटा होगा। पता कैसे चलेगा? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। यहाँ पे एक बटन भी बना देते हैं, बटन, और बटन में लिखते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है।
और यहाँ पे ये सब तो आपको आ ही रहा है। ऑन क्लिक लगाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे इंक्रीमेंट वाला, इंक्रीमेंट, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देख रहे हो फंक्शन और कंपोनेंट में अच्छा खासा डिफरेंस है। ये हो गया आपका फंक्शन इंक्रीमेंट जो हमने यहाँ पे अभी बनाएंगे हम लोग, फंक्शन इंक्रीमेंट, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, इस तरीके से बनाएंगे और इंक्रीमेंट में करेंगे क्या, सेट काउंट कर देंगे प्लस प्लस, जो पुराना काउंट होगा हमारा उसमें प्लस प्लस कर देंगे। मतलब अगर पुराना काउंट आपका 0 है तो 0 में प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो काउंट आपका क्या हो गया 1। फिर अगर एक बार और इंक्रीमेंट करेंगे तो प्लस प्लस होगा, काउंट आपका क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस प्लस होगा, काउंट 3 हो जाएगा। और काउंटर ऐप तो हमने पहले बना ही रखा है, तो ये आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट बटन है हमारे पास और स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 0 0 0 0 सब में आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि सबका अपना डेटा है या नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो अगर मैं इस वाले कंपोनेंट पे, एक मिनट माउस, अगर मैं इस वाले कंपोनेंट में इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो सिर्फ इस वाले का डेटा चेंज होना चाहिए। अगर सबका अपना अपना डेटा है तो इस वाले पे क्लिक करने पे इसी का चेंज होना चाहिए, इस वाले पे क्लिक करने पे इसी का चेंज होना चाहिए। अग्री करते हो इस बात से? चलो देखते हैं। कुछ हुआ ही नहीं, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एक मिनट रुक जाओ। क्या कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सब कुछ तो ठीक ही है। सेट काउंट कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारा काउंट शो हो रहा है। फंक्शन इंक्रीमेंट, ऑन क्लिक, क्या प्रॉब्लम आ गई? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट सेट काउंट, काउंट प्लस प्लस, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से आप लिखो काउंट प्लस 1, ठीक है। अभी आपका ये काम करेगा प्रॉपर्ली, ये देखो, ठीक है। तो इसमें चेंज कर रहे हैं तो यही चेंज हो रहा है, इसमें चेंज कर रहे हैं तो यही चेंज हो रहा है, इसमें चेंज कर रहे हैं यही चेंज हो रहा है, इसमें चेंज कर रहे हैं यही चेंज हो रहा है, इसमें चेंज कर रहे हैं यही चेंज हो रहा है। तो सबका क्या है, अपना अपना डेटा है। अदरवाइज तो एक में चेंज करते सब में चेंज हो जाता है। देखो एक ही कंपोनेंट है, अलग कोई कंपोनेंट बनाया क्या मैंने, एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट को हम बार बार यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी आप यूज कर रहे हो हर कंपोनेंट का अपना डेटा क्रिएट होता है, अपना मेमोरी होता है। बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जब भी आप मैप वगैरह कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सब कंपोनेंट का अपना अपना मेमोरी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ मैं वापस से आपको बताऊँगा कि यहाँ पे सबका अपना अपना मेमोरी है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बाहर में कब करना है, कंपोनेंट के अंदर कब मेमोरी बनाना है, वो सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। समझ में आया आपको? समझ में आया क्या आपको? ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट करें, यहाँ हो रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है, तो सबका अपना अपना मेमोरी है, ठीक है। और आगे और भी हम लोग जाएंगे स्टेट में, और भी अच्छे से समझना है। ये तो मैं आपको बता रहा था कि आइडिया लग जाएगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, तो आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। सिंपल तरीके से समझना है तो स्टेट मतलब होता है डेटा। आप कंपोनेंट में डेटा दो तरीके से हो सकते हैं, या तो बाहर से डेटा सेंड कर सकते हैं एज अ प्रॉप्स, या तो इंटरनल डेटा हो सकता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टेट, यूज स्टेट से बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स कंपोजिशन। अब कंपोनेंट्स कंपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि कंपोनेंट को कंबाइन करके आप बड़े बड़े कंपोनेंट्स बना सकते हो और उस कंपोनेंट को भी दूसरे कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो। मतलब नेस्टेड कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट के अंदर तीसरा कंपोनेंट। अभी जो app.jsx था आपका, app.jsx के अंदर हम यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे। हो सकता है कार्ड कंपोनेंट के अंदर भी कोई कंपोनेंट हम बना दे, बना सकते हो ना, बना के देखना। ये आपका असाइनमेंट है, आप खुद से बनाओगे, बना के देखोगे कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट के अंदर तीसरा कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स तो नेक्स्ट आने ही वाला है, तो प्रोजेक्ट में भी आपको आइडिया लग जाएगा। प्रोजेक्ट लाने से पहले मैं थोड़ा सा CSS और टेलविंड CSS बताऊंगा ताकि प्रोजेक्ट हम अच्छे से बना पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। कंपोनेंट कंपोजिशन मतलब नेस्टेड कंपोनेंट्स या कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स UIs आप बना सकते हो। तो इससे क्या होता है, UI थोड़ा मॉड्यूलर हो जाता है। एक जगह चेंज करोगे सब जगह चेंज हो जाएगा, अगर मॉड्यूलर वे में आप रख रहे हो, कंपोनेंट वे में आप रख रहे हो तो स्मॉल कंपोनेंट को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स UIs भी बना सकते हो। ऑलराइट, फिर कंपोनेंट लाइफ साइकिल। अब ये डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने पहले ही रोड मैप में आपको बता दिया कि ये हमारा फेज़ 3 का पार्ट है, बट थोड़ा सा मैं भी आपको बताऊंगा। कंपोनेंट जो आपका लोड होता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कंपोनेंट आपका माउंट हो रहा है। फिर स्टेट, अभी जो मैंने आपको बताया डेटा में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें कुछ चेंज चाहिए तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि अपडेटिंग वाली प्रोसेस हमें करनी है, ठीक है। तो माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंट मतलब कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है। जैसे एक पेज आपका
अभी लोडेड है, उस पेज को आप बंद कर रहे हो, उस पेज को आप क्लोज कर रहे हो, तो वो हो गया आपका कंपोनेंट अनमाउंट। अब अनमाउंट करने पे आपको क्लीन अप वगैरह कुछ करना होगा, तो वो आप क्लीन अप वगैरह कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, यूज इफेक्ट हुक आपके पास होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग देखेंगे। और ये एक्चुअली क्लास वाला जो हमारा था ना, उसी से आया है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और इसको हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स के हेल्प से करते हैं। अब हुक्स वगैरह क्या है, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा अभी आपको। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको 3 फेज़ याद रखना है, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंट मतलब कंपोनेंट का लोड होना। जैसे मान लो एक पॉपअप है, हमने एक बटन पे क्लिक किया, वो पॉपअप ओपन हुआ, तो वो कंपोनेंट माउंट हो गया। ठीक है, किसी पेज पे जा रहे हो, अबाउट पेज पे आप क्लिक करते हो, अबाउट पेज पे जा रहे हो, तो अबाउट पेज आपका माउंट हो गया। अब अबाउट पेज से आप हट रहे हो, अबाउट पेज आपका अनमाउंट हो रहा है। अबाउट पेज में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, वो आपका अबाउट पेज अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे कैसे डील करते हैं डेटा के साथ माउंटिंग पे, या डेटा क्लीन अप करते हैं माउंटिंग पे, वो सब कुछ देखना है हमें। क्लास बेस्ड की अगर बात करें तो क्लास बेस्ड में कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, इस तरीके से हम वहाँ पे काम करते थे। आप बोलोगे तो दोनों में मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वही माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंट। यहाँ पे भी देखो नाम से पता चल रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन में यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं ज़्यादातर लाइफ साइकिल मैनेज करने के लिए। क्लियर? नहीं, क्लियर नहीं है। ठीक है, फेज 3 में हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो कंपोनेंट को आपको स्मॉल एंड फोकस्ड रखना है। स्मॉल एंड फोकस्ड मतलब जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो ना, जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा सा अगर यूआई है तो उसको आपको एक ही कंपोनेंट में रखना है। कैसे समझाऊं मैं? रुको 1 मिनट रुक जाओ। ये एक छोटा सा कंपोनेंट है, एक मान लो आपको बड़ा सा कंपोनेंट बनाना है, एक उससे भी बड़ा कंपोनेंट बनाना है। इस तरीके से एक छोटा सा कंपोनेंट बनाना है, एक बड़ा सा कंपोनेंट बनाना है, एक उससे भी बड़ा कंपोनेंट बनाना है। अब यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि आप लोग बोलोगे कि ये जो छोटा सा कंपोनेंट बनाना है इसको एक फाइल में बना लेंगे। मान लो ए नाम दे देते हैं, फाइल का नाम alpha.jsx। तो अल्फा फाइल में हम ये कंपोनेंट बना लेंगे। फिर ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये हम बीटा फाइल में बना लेंगे। फिर ये जो तीसरा कंपोनेंट है ये हम गामा फाइल में बना लेंगे। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे बन गए। अच्छा, बट इससे भी अच्छा अप्रोच हो सकता था क्या? हाँ, हो सकता था। क्या हो सकता था? ये देखो, ये छोटा कंपोनेंट है, कोड बहुत छोटा सा होगा, फोकस्ड होगा, तो इसको हम लोग एक फाइल में बना लेते हैं अल्फा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा कंपोनेंट है, और मान लो अगर कोड छोटा होता है तो इसको भी चलो आप एक फाइल में बना लो, बीटा.jsx। एक फाइल में बन गया, ये पूरा का पूरा कोड मान लो 100 लाइन में आपका आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ये तो बहुत बड़ा कंपोनेंट है। मान लो आपका 300 लाइन का चला गया कोड, तो 300 लाइन आप एक ही फाइल में बना रहे हो, फिर तो वही बर्बादी हो गया। इसको आप थोड़ा तोड़ सकते हो और थोड़ा मॉड्यूलर कर सकते हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। एक फाइल में आप मल्टीपल लाइन्स ऑफ बहुत सारे कोड लिखो, इससे अच्छा आप तोड़ दो थोड़ा सा। जैसे ये था ना हमारा गामा.jsx, तो इस गामा को मान लो तोड़ देते हैं कंपोनेंट 1 में, कंपोनेंट 1, या अपर लोअर ऐसे कुछ तोड़ दो। जैसे ये गामा है तो अपर एंड लोअर 2 कंपोनेंट में मैंने तोड़ दिया, इसको बीच से काट दिया। ठीक है, ये एक कंपोनेंट बन गया, एक कंपोनेंट बन गया, कोड भी छोटा हो गया, थोड़ा मॉड्यूलर भी हो गया, अच्छे से आप समझ भी पा रहे हो। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। हालांकि प्रोजेक्ट में आपको और अच्छे से समझ में आएगी, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। 1 मिनट रुको, स्ट्रोक वाला इरेजर लेने दो मुझे। ठीक है, कुछ भी अगर समझ में आया थोड़ा बहुत भी तो काफ़ी है। यूज़ पास्कल केस, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए, और बेटर ये है कि आप पास्कल केस में लिखो इस तरीके से, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल और फिर उसके बाद स्मॉल स्मॉल। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग वर्ड आ रहा है, ये वर्ड अलग था, ये वर्ड अलग है, तो यहाँ पे एक लेटर और कैपिटल कर दो, फिर स्मॉल लेटर में। केस वगैरह आपको पता ही है। रीयूज लॉजिक विथ कस्टम हुक्स इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग। अब लॉजिक को भी रीयूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप यूआई को तो चलो रीयूज़ कर ही रहे हो, लेकिन यूआई में लिखा हुआ लॉजिक भी आपको इस तरीके से लिखना है कि बार बार आप रीयूज़ कर पाओ। अगर वो लॉजिक काफ़ी जगह, लॉजिक मतलब क्या होता है पहले ये तो समझ पा रहे हो ना। लॉजिक मतलब आपका जैसे लॉग इन हो गया, लॉग इन वाली फंक्शनलिटी, लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी। हो सकता है लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी आपको 2 जगह देनी हो, एक प्रोफाइल वाले यहाँ पे सेक्शन पे, और एक कहीं और बीच में यहाँ पे देनी हो। तो एक जगह आप लॉजिक लिखोगे, दोनों जगह यूज़ कर लोगे। तो इस तरीके से कस्टम हुक्स भी यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। कस्टम हुक्स अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो इसको अभी फिलहाल के लिए आंख बंद कर लो यहाँ पे, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग।
सेपरेट अब एक साथ मैं बता इसलिए देता हूँ तो कि थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा कि ये चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताता हूँ, बस आइडिया लग जाए आपको कि इस तरीके से होता है। और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है कि सेपरेट रखो यूआई और बिजनेस लॉजिक को। ये सब प्रोजेक्ट में आपको और अच्छे समझ में आएगा कि यूआई सेपरेट कैसे रख सकते हैं, बिजनेस लॉजिक कैसे सेपरेट रख सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स कैसे यूआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं हर जगह। फिर लॉजिक अगर एक ही लॉजिक बार बार हर जगह यूज़ हो रहा है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स में, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब कंपोनेंट्स वर्सेस फंक्शन, क्या आपने नोट किया? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि नोट करते चलना कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपोनेंट्स में हम कर सकते हैं, फंक्शन में नहीं कर सकते। एंड इसलिए कंपोनेंट ज़्यादा बेटर यहाँ पे हो जाता है। फंक्शन के अपने फायदे हैं, कंपोनेंट्स के यहाँ पे अपने फायदे हैं। तो सबसे पहले तो डिफिनेशन, ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न ए वैल्यू। हो सकता है वैल्यू रिटर्न करे ना करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट क्या करता है? एक स्पेशल फंक्शन या क्लास भी कह सकते हो, ठीक है, दैट रिटर्न्स ए JSX या फिर आप बोल सकते हो यूआई, जो कि एक यूआई डिस्क्राइब कर रहा हो, JSX रिटर्न कर रहा हो। रिटर्न वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है? तो रिटर्न वैल्यू हो सकता है प्रिमिटिव वैल्यू, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, एरे रिटर्न कर सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। लेकिन कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा? यूआई, JSX, या फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नल। अगर सिर्फ लॉजिक के लिए लिख रहे हैं तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नल। अदरवाइज यूआई रिटर्न करेगा, JSX रिटर्न करेगा। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन कैन बी लोअर केस और अपर केस, दोनों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग लोअर केस प्रीफर करते हैं फंक्शन वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन रिएक्ट कंपोनेंट में आपका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए। पास्कल केस में लिखो स्टार्टिंग लेटर तो कैपिटल होना ही चाहिए, बाकी पास्कल केस में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इनपुट टेक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर सेंड करते हैं और पैरामीटर आपको पता है डिपेंड करता है कि फर्स्ट प्लेस पे क्या है, सेकंड प्लेस पे क्या है, थर्ड प्लेस पे क्या है, प्लेस होल्डर वाइज। अच्छा, इसमें प्रॉप्स की पे डिपेंड करता है, कि आगे पीछे करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आप वहाँ पे रिसीव करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉप सेंड कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट में काम हो रहा होता है, यहाँ पे प्रॉप्स के फॉर्मेट में। यूसेज की अगर बात करें तो कॉल डायरेक्टली लाइक इस तरीके से इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं और यहाँ पे इस तरीके से, आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, स्टेट हैंडलिंग की अगर बात करें तो फंक्शन डोंट हैव बिल्ट इन मेमोरी, या स्टेट फंक्शन के पास कोई खुद का बिल्ट इन मेमोरी नहीं होता है, वहीं कंपोनेंट के पास होता है। अभी मैंने आपको बताया होता है कंपोनेंट के पास, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया। तो यहाँ पे अब यूज स्टेट, यूज रेड्यूसर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप यूज़ कर सकते हो आगे जाके। तो स्टेट मैनेजमेंट एक मस्त चीज़ है। रोड मैप देखा है ना आपने? रोड मैप देखो, सब पता चलेगा। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबल लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया लॉजिक को और यूआई को सेपरेट रखना है, तो लॉजिक हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं लॉजिक के लिए, और यूआई के लिए कंपोनेंट बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो रीयूजेबल लॉजिक बट नॉट टाइड टू यूआई। ठीक है, टाइड टू यूआई, यहाँ पे हम लोग यूआई से कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लिख रहे होते हैं। यहाँ पे लॉजिक प्लस यूआई दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक प्लस यूआई दोनों लिख सकते हैं, यूआई भी लिख रहे हैं साथ ही साथ लॉजिक भी लिख। अभी जैसे काउंटर एक बनाया, काउंटर छोटा सा एप्लीकेशन कार्ड वाला, काउंटर वाला, तो वहाँ पे हम लॉजिक भी लिख रहे थे कंपोनेंट के अंदर ही। ठीक है, तो लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो फंक्शन डोंट हैव लाइफ साइकिल, लेकिन कंपोनेंट के पास लाइफ साइकिल होता है। माउंट, अपडेट, अनमाउंट, माउंट, अपडेट, अनमाउंट। माउंट मतलब जब वो लोड हो रहा है, अपडेट मतलब कुछ डेटा में अपडेट वगैरह कर रहे हो, अनमाउंट मतलब समझ ही चुके हो आप लोग, अनमाउंट करने पे अगर वो हट जाता है तो कुछ क्लीनअप वगैरह अगर कराना है, तो लाइफ साइकिल होता है और लाइफ साइकिल को डिटेल में भी समझना है आगे। ऑल राइट, वाई कंपोनेंट, अब ये तो कोई भी बता देगा भाई, वाई कंपोनेंट बता दो। रीयूजेबिलिटी, सबसे पहली बात तो एक बार लिखो बार बार यूज़ करो, है ना, एक बार लिखो बार बार यूज़ करो। डोंट रिपीट योरसेल्फ, ड्राई वाले प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करता है। मेंटेनेबिलिटी, कोड इज ईजियर टू मैनेज, एक जगह चेंज करो सब जगह चेंज हो जाएगा। मान लो आपको कंपोनेंट में कुछ बग मिल रहा है, अब क्या होता अगर आप लोग हर जगह वो कोड लिख रहे होते, हर जगह जाके चेंज करना होता। अभी एक कंपोनेंट में चेंज करोगे हर जगह चेंज हो जाएगा। रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो जाती है, एकदम देख के पता चलता है कि ये वाला कंपोनेंट, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, इस कंपोनेंट में जाके कोड वगैरह देख लो। ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाती है थोड़ी सी। स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, स्केल कर सकते हो आप एप्लीकेशन को, और थोड़ा कंपोनेंट में तोड़ के कंपोनेंट को और यूज़ करके स्केल कर सकते हो, बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं इन सारी चीज़ों के। समरी, कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट, फंक्शनल कंपोनेंट्स आर स्टैंडर्ड, फंक्शनल कंपोनेंट ही हम लोग देखेंगे, हालांकि क्लास वाला भी मैं एक बार आपको बता दूंगा। प्रॉप्स, इनपुट, स्टेट, मेमोरी, ये भी मैंने आपको बता दिया। कंपोजिशन मेक्स ऐप स्केलेबल, मतलब कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट बना के आप जोड़ के
स्केल भी कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को। लाइफ साइकिल मैनेज विथ हुक्स। अगर फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो लाइफ साइकिल जो मैनेज होता है हुक्स के थ्रू होता है। बाकी क्लास में वही कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड विल अनमाउंट, वो सारी चीज़ें। एडवांस पैटर्न्स की अगर बात करें, एडवांस पैटर्न्स, रीयूजेबल मेंटेनेबल ऐप्स, अच्छा वही चीज़ें हैं, ठीक है। एडवांस पैटर्न्स मैं यहाँ पे इस पर एक और बारी चर्चा करूँगा। हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कंट्रोल कंपोनेंट, अनकंट्रोल कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें और होती है, इसीलिए यहाँ पे एडवांस पैटर्न मैंने लिख रखा है। तो एडवांस पैटर्न में ऐसा नहीं है कि रीयूजेबल और मेंटेनेबल ऐप्स। रीयूजेबल मेंटेनेबल ऐप्स एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरनली और भी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। एडवांस पैटर्न्स और रीयूजेबल मेंटेनेबल, ये एक जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे याद रहे कि आगे मुझे और भी चीज़ें बतानी है, वो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, ठीक है। कंट्रोल, अनकंट्रोल कंपोनेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी से रिलेटेड आगे एडवांस पैटर्न्स भी बताऊंगा, जिससे आप कंपोनेंट्स को और अच्छे से समझ सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो आई बिलीव इतने दूर तक ही होगा, इससे आगे तो नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियोज़ आने में अभी भी थोड़ी बहुत लेट हो रही है, बट कुछ कर नहीं सकता हूँ, यहाँ थोड़ा घूमना पड़ रहा है। खैर, कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी लाने की। शॉर्ट्स वगैरह भी अब आएंगी तो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।